if you and I stop voicing our opinions or standing up for what we believe in, then that false tradition or custom will not be broken. जुर्म कब तक सहेंगी? जुर्म सहना भी तो गुनाह है ना। आवाज उठाना चाहिए, अगर नहीं उठाते तो कोई भी आके तुम्हें धमका के चला जाएगा। I as a man should celebrate my masculinity, but my celebration stops exactly where it starts harming any other gender. कब तक सहन करोगे? नहीं होता। जब पानी सर से ऊपर होता है तो कुछ ना कुछ तो औरत सोचती है कि यार हम कब तक पिटाई सहेंगे। In order to see the change in the world, be the change yourself. In order to eradicate this taboo, the old age taboo, the men need to talk about it. पुरुष भी अपने आप में स्टिग्मेटाइज्ड है, क्योंकि उनको लगता है कि वो समाज में प्रतिष्ठित है, उनका एस्टैब्लिशमेंट है, एंड इतना एस्टैब्लिशमेंट है कि दे कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर फियर, देयर एंग्री। मर्द रोते नहीं हैं। Sexual violence is not a problem because of me, because I exist, because I am wearing this dress. It is a problem because men do not understand what is consent. अब करे बगावत, सर चढ़ के चिल्लाता है, आजादी 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 के नगमे गाता है हुस्न मेरा। जब मैं किसी औरत को रोते हुए देखती थी, बोलती दीदी मैं क्या करूँगी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ आपकी तरह, तो मुझे एकदम रियलाइज़ होता था कि मेरी पढ़ाई मेरी ताकत है। मुझे महसूस होने लगा कि मैं इनसे कहीं थोड़ा सा बेहतर हूँ, और अगर मैं ही कमज़ोर पढ़ूँगी तो फिर मैं इनको कैसे कह सकती हूँ कि तुम खड़े हो इसके खिलाफ़ और लड़ो। तो ये मुझे हमेशा ताकत देता था। सर्वाइविंग का पूरा मेरे लिए मीनिंग बदल गया, और वो हमेशा आज भी मेरी ताकत बनी है वो महिलाएं। हम 2 बहनें थी, और मेरी मम्मी ने मेरे चाचा जी के लड़के को गोद लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि एक लड़का होना चाहिए, और वहाँ से सब मुझे एहसास होने लगा था कि लड़की होना एक कमी है अपने आप में, और वो पूरा नहीं करता परिवार को। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रही। इट वाज अ लव मैरिज। कास्ट अलग थी, अलग कल्चर था, सब कुछ, और मेरे पापा तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। मेरे पापा की डेथ हुई 1 महीने बाद, और उस डेथ ने हमारे रिलेशनशिप के डायमेंशन ही बदल के रख दिए, क्योंकि उसके बाद मुझ पर दबाव डालने जाने लगा कि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगो फ्रॉम माई हस्बैंड। मुझे इमोशनली और हर तरह से मतलब रिजेक्शन, खाना छोड़ देना, घर से चले जाना, ये सब किया गया कि तुम नहीं बात नहीं करोगी तो हमारे बीच में ये टेंशन्स रहेंगी। तो फाइनली मैंने अपनी मम्मी से बात की, तो उन्होंने लगभग उस समय के टाइम पे, आज से 14 साल पहले, उन्होंने हमें 1.5 लाख रुपया दे दिया। बेटा होने के बाद सिचुएशन और वर्स होने लगी, या वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस बीच में मैंने अपनी मम्मी से बात की, मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लगता है मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, अब आप वापस नहीं आ सकती हो। जो उसका नौकरी का था वो भी सस्टेन नहीं रहा, कई दिन फिर घर में बैठे रहना, कई दिन मीन्स 6 महीने, साल भर भी हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों को लेके फिर वो वायलेंस इंक्रीज़ होता गया, सेक्सुअल वायलेंस भी उसके साथ इंक्लूड हो गया। तो मेरी बेटी 1 साल की थी जब अस्तित्व खुला, मैंने जाना शुरू किया वहाँ पे एज अ वॉलंटियर। तो अगली बार से क्या हुआ कि जब भी घर में कुछ ऐसा होता था, मैं फ़ोन करती थी तो प्रीति हमारे टीम मेंबर्स को लेके मेरे घर पहुँच जाया करती थी, और हमारे इस बात पे बहुत आर्ग्यूमेंट होने लगा कि वो यहाँ नहीं आने चाहिए। ही सेड कि you'll have to choose one, या तो तुम नौकरी चुनो या मेरे साथ रहना चुनो। एंड आई सेड कि मैं अपनी नौकरी चुनूँगी, क्योंकि ये नौकरी मुझे बहुत ताकत देती है। अगली बार वो काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, उसने मुझे पंच किया और मेरे काफ़ी खून वगैरह निकला। मैंने 9 या 10 में ये डिसाइड किया कि मैं आई एम लीविंग यू, और मैंने एक 2 रूम सेट रेंट किया। कोई वायलेंस नहीं है घर में, कोई पूछ नहीं रहा आपसे सुबह की चोट कैसे लग गई, आप डिग्निटी के साथ यू आर वॉकिंग आउट। और मैंने उसी बीच में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एप्लीकेशन डाल दी। तो वहाँ पे भी ऐसे ही ये जाता था, कोर्ट में खड़ा होता था, जज बोलती थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्यों ऐसे कर रहे हो, यू हैव किड्स। मेरे अलग जाने पे उसने मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी, मेरे बच्चों की एफडीज़ थी कुछ, वो भी उसने तोड़वा दी।
जितना मेरा मतलब हम लोगों का जॉइंट अकाउंट में जो बैलेंस था वो भी सब ख़त्म कर दिया। एंड ही बॉट अ कार। तो एक दिन वो घर पे नहीं था, मैंने उसका ताला तोड़ा घर का और मैं अंदर चली गई और हम उसमें रहने लगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि मेरे साथ काफ़ी मारपीट हुई, इतनी मारपीट हुई कि आई वॉज़ ब्लीडिंग। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, गला वाला घोटने की कोशिश की थी, और वो मेरे लिए था कि बस अब मैं इस आदमी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, दिस इज़ एंड। मैं थाने में गई और मैंने बोला कि मुझे कंप्लेन करनी है 498A में। रात को 11 बजे आया और 11 बजे आके कुछ पेपर थे उसके हाथ पे और उसने बोला कि ये मेरी वाइफ़ नहीं है, हमारा तो तलाक हो चुका है। तो आई वॉज जस्ट स्माइलिंग कि ऐसे कैसे मतलब तलाक हो गया। बट ही प्रोड्यूस द पेपर्स, वो एक्स पार्टी डिवोर्स था। अगले दिन मैंने कोर्ट खुद ही गई, मैंने पता करवाया, फ़ाइल निकलवाई, तो वो 1.5 साल की प्रोसीडिंग थी पूरी। और उसमें सब जगह पर मेरे नाम के जो नोटिस थे वो फ़ाइल पे लगे हुए थे और ये लिखा हुआ था कि मैंने लेने से मना कर दिया वो नोटिस। उसको ये था कि अगर मैं म्यूचुअली करूँगा तो मुझे खर्चे देखने पड़ेंगे, सब होगा, बंटवारा होगा, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ये ज़्यादा ईजी था, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। और इस बीच में डोमेस्टिक वायलेंस में जजमेंट आया कि वो 4,000 रुपये बच्चों का मेंटेनेंस देगा। जिस दिन वो जजमेंट आया उस दिन से लेके आज तक वो फ़रार है। लगभग 3रा साल चल रहा है, मैं और मेरे बच्चे हैप्पीली स्टेइंग विद ईच अदर। सबसे पहला चैलेंज औरत खुद होती है, क्योंकि वो इतने सारे इमोशनल चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रही होती है जब वो रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप है। इट्स नॉट ईजी कि आप उससे बाहर आ पाएँ। मुझे लगता है कि बोलने से पहले भी एक स्टेप होता है, वो रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। वो साइकिल ऑफ जो वायलेंस हम लोग बात करते हैं कि मेरी माँ ने सहा, फिर मैं सह रही हूँ, फिर मेरी बेटी सहेगी, वो तोड़ना है हमें कहीं ना कहीं। आदमी को ये रियलाइज़ होना कि औरत बोलती है, क्योंकि उसका जो साइलेंस होता है, उसकी जो चुप्पी होती है, वो आदमी को ताकत देती है। कोई बज़्म हो कि कोई अंजुमन, ये शियार अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी मिली वहाँ एक चिराग जला दिया। पिछले लगभग 28.5 महीनों से मैं एक साइकिल यात्रा पर हूँ, राइड फॉर जेंडर फ्रीडम। राइड फॉर जेंडर फ्रीडम यानी जेंडर आधारित जो भी डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस है उससे आज़ादी के लिए। 15 मार्च 2014 को जो यात्रा मैंने शुरू की है, इस यात्रा की तात्कालिक वजह है, वो वजह अचानक मेरा 2013 के अगस्त सितंबर में कुछ एसिड अटैक के सर्वाइवर्स से मिलना, और तब मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं ज़रा घूम के देश में ये पता करता हूँ कि वो मानसिकता कहाँ से बनती है। बहुत एम्पिरिकली मैं अचानक लोगों के साथ बैठ के उनसे बात करूँगा। सपोज किसी चौराहे पे मेरी साइकिल रुकती है, साइकिल पर मेरे 2 हेवी बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो देख के वो थोड़ा अजीब सा साइकिल लगता है, तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। और हमने काफ़ी चीज़ें उसमें इसीलिए की है कि मुझे लोगों को बुलाना ना पड़े। तो लोग जैसे ही हमने रोका पानी पीने के लिए या कहीं चाय पीने के लिए रुक गया, तो अगल बगल के दुकान से भी आगे लोग घेर लेते हैं। और उसके बाद मैं बातचीत शुरू करता हूँ। बताइए, अभी सीजन में शादी वादी हुई होगी, अभी और शादी होगी, कोकट में कौन सा शादी हुआ है? कोई नहीं। यहीं से शुरू कर देता हूँ, यार ये शादी का सीजन है भाई साहब, तो वो वाली शादी बताओ जिसमें लास्ट टाइम आप गए हो और दहेज न लिया गया हो। तो सारे खामोश हो जाते हैं, नहीं ऐसी तो किसी शादी में नहीं गए। आज अगर सड़कों पे लड़कियाँ कम दिखती हैं, शाम 7-8 बजे के बाद अगर लड़की घर में नहीं पहुँचती तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। उनको डर हम जैसे मर्दों से है, और वो डर क्या है? बेटी की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, और बाप की इज़्ज़त बेटी की इज़्ज़त में। ये कैसे संभव है भाई? अपनी इज़्ज़त उसको कैसे थोप रहे हैं? अपनी यात्रा में मैं शॉर्ट्स पहन के चलता हूँ, टी शर्ट होती है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी टांगें कितनी गंदी है, कितनी अच्छी है, रेप कर दूँ क्या, छूने का मन कर रहा है। उधर क्यों? इसका मतलब ये है कि तुमको कपड़ों से लेना देना नहीं है, ये मिजाज से है। और हमारी पूरी जद्दोजहद इस राइड की यही है कि उस मिजाज का, प्रक्रिया का पता लगाया जाए, क्योंकि जब पता लगेगा तो आप उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा है तो ले आए, कर्र कर्र करने वाला पिस्टल ले आए, बाइक ले आए, ही मैन सी मैन जो भी है वो सब लेके आए,
लड़की है तो बारबी डॉल पकड़ा दिए, किचन सेट ला के दे दिए, तो दिमाग तो बनेगा ना। बच्चों की बात को सुनने का समय नहीं है, बच्चों की जो क्यूरोसिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रोसेस में एक चीज़ जो छूट जाती है वो होता है नो, मीनिंग ऑफ नो। और एक दिन अचानक से आता है जिसको आप तथाकथित रूप से आप उसके प्रेम में होते हैं, और एक दिन वो किसी बात के लिए ना कह देती है, आपकी सारी मानवीयता है वो ढह जाती है और मर्दानगी पे उतर आती है। वही मर्दानगी है कि आप किसी औरत को कैसे सिखाते हैं, और वो चीज़ें उसने घर में देखी है। जो लोग कहते हैं कपड़ा छोटा है, वो खुद 3 बटन यहाँ खोल के चलते हैं। तो इनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो इज़्ज़त की दुहाई देते हैं, यही लोग हैं जो घर के मुखिया हैं, यही लोग हैं जो ड्रेस कोड तय करते हैं, यही लोग हैं जो बिहेवियर कोड तय करते हैं। तो अगर इनके समझ में बात आती है तो ज़्यादा आसानी से हम चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। औरतों से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सदियों से एक तरह से होते हुए मान लिया है कि अच्छा ऐसे ही रहना है। वो अच्छी दुल्हन, अच्छी माँ, अच्छी सास की जो परिभाषा उनको बताई गई है उसी में वो रह जाती हैं। और अच्छा बनने का मतलब ये है कि अपने जीवन के अलावा सब कुछ करो, क्योंकि वो जहाँ वो असर्शन होता है वायलेंस वहीं होता है। मैं इस नए और नौजवान पीढ़ी से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ और उसमें मुझे परिवर्तन की बहुत गुंजाइश दिखती है। मुझे नहीं मालूम कि ये इतने बड़ी आबादी में ये कितना इम्पैक्ट करने जा रहा है, लेकिन कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि 28 महीने के बाद भी अगर मैं 2018 तक इस साइकिल को चलाने के लिए तैयार हूँ तो एक्चुअल फ्यूल उधर से ही आ रहा है। हम 4 बहनें थीं। पापा मजदूरी करते थे। पापा अपने पैसे गांव में अपने भाइयों के और बहन के खर्चे में देते थे। मम्मी जो काम करती थी उससे घर का खर्चा चलता था। मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हालांकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आते थे, मारना पीटना, बाल पकड़ के दीवार में सर मारना, जो हाथ में आ गया वो मारना, टॉयलेट की जगह पे लाते मारना। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि जो कि 15-15 दिन तक ठीक नहीं होती थी। मसाला पीस रही थी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आए, उन्होंने जो मसाला पीस रही थी वही बटना लेके मेरे फेंक के मारा। वो बटना मेरे ना लग के ना 5 महीने का बच्चा सोया हुआ था फर्श पे, उसकी रीढ़ की हड्डी में लगा, वो एक्सपायर हो गया। लात घूंसे खाती रही, ज़िंदगी चलती रही। मैं घर छोड़कर चली गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे मायके में आके मुझे मारा। फिर पंचायत हुई, मेरे हस्बैंड मुझे घर ले आए और वहाँ फैसला हुआ कि नहीं अब नहीं मारेगा पीटेगा, अब कलेश नहीं करेगा, लेके जाओ। तो एक दिन ऐसे ही ड्रिंक करके आए, कुछ नहीं बोले, आके मारना पीटना शुरू कर दिया। मम्मी आई, मम्मी बोली चल मेरे साथ। फिर से पंचायत करके लेके गए। लाते ही घर में पूरे शरीर के कपड़े उतारने के बाद मुझे मारा उन्होंने, मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब उनका रूटीन बन गया, डेली रात को मार पीट करके कपड़े उतार के घर से भगा देते थे और लड़की को अंदर बंद कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ, रात में आया 11:30 बजे, बारिश हो रही थी बहुत तेज़। बड़ी वाली बेटी को बाथरूम लगा, मैं बाहर बाथरूम बना हुआ था तो बाहर लेके गई उसको बाथरूम कराने के लिए। तो इतनी देर में उसने छोटी बेटी को चद्दर में लपेटा और बारिश में बाहर डाल दिया, अंदर से बंद करके वो सो गया। पूरी रात बारिश में बैठे बैठे निकल गई। सुबह उठा और ताला लगा के मुझसे कहता है कि अगर ताला टूट गया तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। 15-20 दिन तक नज़र नहीं आया। फिर वो मुझे लेने आया। मैंने उससे साफ बोल दिया, मैंने कहा मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। रिश्तेदार आते थे घर में, परेशान करते थे, तो पापा ने परेशान होकर बोल दिया कि तू जा, हमारे घर में भी तेरे लिए जगह नहीं है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके वहाँ से चली गई। मेरी चाची ने मुझे अपने यहाँ रखा तो मैंने वहीं पे प्रेस लगाई। फिर मुझे किसी ने बताया कि ओखला में एक कंपनी है, वहाँ पे वैकेंसी निकलती है। मैं वहाँ काम करने लगी। उसको पता चल गया ये ओखला कहीं जाती है काम करने के लिए। वो सुबह सुबह वहाँ पहुँची है। उसके हाथ में हेलमेट था, स्कूटर पे आया था। उसने मेरे यहाँ हेलमेट मारा और भाग गया। मैं वहीं बेहोश होके गिर गई। उसके बाद 3-4 दिन बाद वो 4 व्हीलर पे आया। उसने गाड़ी से मेरे को टक्कर मार दी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ। मैं 3 महीने तक बिस्तर में पड़ी रही। फिर घर में मम्मी के साथ रहती रही। वो आया, मम्मी के बाल पकड़ के खींचता हुआ ले गया। मैं और मेरी बहन भागे। मेरी बहन के हाथ में रॉड आ गई लोहे की, मेरे हाथ में डंडा। मेरी बहन ने रॉड मारनी शुरू की, मैंने भी उसके डंडे मारने शुरू किए। मैंने कहा मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। मैं फ़ोन करने गई, इतनी देर में वो उठ के भाग गया।
उसके बाद तो मैं काम करती रही और मेरे बच्चे पढ़ते रहे। अभी मेरी बेटी BA सेकंड ईयर कर रही है और छोटी वाली ने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। ड्राइविंग मेरा शौक़ था। मैंने मेरे कज़न वगैरह ड्राइविंग करते थे। मैं कभी उनसे कहती थी कि मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दो। मेरे कज़न वगैरह कहते थे तू क्या करेगी गाड़ी चला के, रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तुझे क्या हवाई जहाज़ थोड़ी ही चलाना है, तू जो कर रही है उसी में खुश रह। सबसे पहले सखा टेस्ट पास किया, मैंने ट्रेनिंग ली कमर्शियल की, उसके बाद बैच बनवाया और मैं कंटिन्यू डे नाइट दोनों शिफ्ट में टैक्सी चलाने लगी। मैंने जो फ़ैसला लिया वो बहुत लेट लिया। जितना आप बर्दाश्त करेंगे ना उतना आपके ऊपर टॉर्चर बढ़ता जाएगा। बहुत बार चांस ऐसे आए कि मैं हार गई, मरने की सोची, रेल की पटरी पे भी गई, लेकिन बार बार बच्चों का चेहरा सामने आ जाता था। अपने बच्चों के लिए मैं अच्छी माँ बन रही हूँ, अच्छा बाप बन रही हूँ और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, उन्हें सही रास्ता दिखा रही हूँ, तो पीछे कोई भी बोलता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप की भी यही सोच है जो समाज की है। कभी याद ही नहीं कि हमने नया कपड़ा बचपन में कब पहना था। उनकी सोच है कि लड़कियों को नए कपड़े नहीं पहनाने हैं। स्कूल में जाती थी तो मतलब स्टाइल में बाल क्यों बना के जा रहे हो, या प्रेस के कपड़े क्यों पहन के जा रहे हो, स्कूल में जाके ही क्या करोगी। 2008 में एक सर्व शिक्षा अभियान में मैंने काम किया था, जो ईंट भट्टा के मज़दूर को पढ़ाने का काम होता है। वहाँ पे सारा दिन महिलाएं ईंटें बनाती थी, फिर उनके आदमी जो थे घर में बैठ के शराब पीते थे और फिर शाम को उनको मारपीट करते थे। एक सोच थी बचपन से कि महिलाएं तो पिटने के लिए होती हैं। मुझे फिर एक जगह से पता चला कि एक नई दुनिया संस्था है। जब मैं नई दुनिया में आई तो 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब नॉर्मल चला। एक उनका बोर्ड मेंबर था, जब भी वो आता चिकन लेके आता, या फिर जो हमारे जो संस्था को चलाते थे वो चिकन लेके आते या फिर बियर वगैरह लेके आते। ऑफिस में आके अपनी वाइफ की बातें करते थे कि मेरी वाइफ तो इतनी बेकार है, वो तो किसी की बात ही नहीं मानती, मेरी बीवी के मुझे हड्डियाँ चुभती हैं रात में, मेरी बीवी, दूसरा बोलता है मेरी बीवी तो हाथ ही नहीं लगाने देती, मुझे नीचे फेंक देती है। बड़ी बेकार बातें जो रात को मियाँ बीवी की होती है, वो कौन किसको क्या बोलता है वो भी अपनी आपस में शेयर करते थे। 2-3 बार तो मुझे 10 बजे तक वहाँ पे रखा कि आपको काम करके ही जाना है, मुझे तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भेजनी है। तो एक दिन मुझे ने बोला कि जो बोर्ड मेंबर थे वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो भी बात वो बोले आप हाँ कर लेना। तो जब वो आए उन्होंने बोला कि मेरी बीवी तो बड़ी पतली सी है और मुझे तो थोड़ा सा हेल्थी महिलाएं थोड़ी अच्छी लगती है जैसे आप हो। मैं उठ के चली गई एकदम जब उसने ये बोला। फिर 1-2 दिन के बाद उसने मुझे बोला कि आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको जो बोला था आपने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ऐसे मुझे नहीं निकाल सकते, मैंने काम किया है, आप मुझे रीज़न बताओ आप मुझे क्यों निकाल रहे हो। उसने कुछ नहीं बताया और जो मेरे साथ जो काम करते थे उनको बोला इसको उठा के नीचे फेंक दो। इतने में जो उनके बोर्ड मेंबर थे उनका मुझे फ़ोन आया, वो बोला फ़ोन आया था मेरे पास, आपने तो बड़ी बदतमीजी की है उसके साथ। मैंने कहा मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। तो बोला कि उसकी बात आपने मानी क्यों नहीं जो वो बोल रहा था। तेरे जैसी सड़क छाप कुतिया मैंने बहुत देखी है और देख लूँगा मैं तुझे, तू काम करके दिखाना संभाल खा। मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी। वहाँ पे भी उन्होंने मुझे खूब धमकियाँ दी। जब भी मैं रास्ते में से जाती, गांव में तो पूरा ये हो गया था, मतलब कि फलाने की बहू को पुलिस पकड़ने आई है और उसने रेप का केस डाला हुआ है। मतलब एक उल्टी तरह की हवा फैला दी कि मेरा रेप हो गया है और मैंने रेप का केस डाला है। जो उसके साथ लड़कियां काम करती थी 3 और महिला थाने में
जहाँ पे उसका ऑफिस था वहाँ पे कंप्लेंट कर दी कि इसके हस्बैंड ने मेरे ऑफिस की लड़कियों को छेड़ा कोर्ट के बाहर आते ही। तो हम थाने में गए और मैंने पूरा डिटेल में बताया कि हमारा इस तरह का केस चल रहा है। वहाँ के एसएचओ ने मुझे ये बोला कि आप महिला हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती कि आप इस तरह का केस करें। आप मतलब अपने घर की इज्जत को आप खुद ही उछाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं केस नहीं उठाऊंगी अपना, ना तो आपके बोलने से उठाऊंगी, ना मैं उनकी कंप्लेंट से उठाऊंगी। मैंने कहा एक बार लड़कियों से ये पूछ लो क्या उनके माँ बाप को पता है उन्होंने कंप्लेंट की है। जब उनके घर वालों को पता चला तो सब लड़कियों को उस कंप्लेंट से हटा लिया और मजबूरन जो थे वो कंप्लेंट उठानी पड़ी उनको। फिर 4-5 महीने तक वो केस चला। उसने गलती मानी कि हम गलती मानते हैं इस बात के लिए। उन्होंने रिटर्न में मुझे लिख के दिया, तो हमारा रिटर्न में उनके साथ फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया। हरियाणा में काम करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, खासकर लड़कियों के लिए। तो NCDHR में थी किराए के बाद, वहाँ पे 10 दिन का कारवां था। सगे चाचा चाची हैं, वो अपने लड़कों को बोल रही है कि उस रंडी को ढूंढ के लिया, वो भाग गई है। मतलब इतना मेरे साथ मेरे हस्बैंड को इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे सास को बिठा के कि उन्होंने मुझे भेजा है ये काम करने के लिए। एक टाइम था कि मैं सुसाइड कर लूँ ये सोचती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया, शायद किसी ने नहीं किया होगा। मेरे पति के वजह से और मतलब मैं कॉन्फिडेंस से लड़ पाई। तो एक ये भी मेरे मन में है कि कुछ आदमियों को शायद मैं समझा पाऊँ कि उनके एक समझाने से, उनके एक साहस से और दिलासा देने से कितना कॉन्फिडेंस आता है। जो भी अत्याचार है वो तभी ख़त्म हो सकता है जब हम बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा। हम मेरे जैसी औरतें या खड़ी होके बात करेंगी और पुरुषों को अगर 10 को मैं समझा रही हूँ तो एक भी अगर समझ में आ गया तो वो एक फैमिली सुधर जाएगी। हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को।